देखो बेटा, इस क्वेश्चन में हमें जो है करेक्ट मैच को फाइंड आउट करना है। हमें 3 मैच मिले हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो उनमें से करेक्ट कौन सा है। क्या एक करेक्ट है, 2 करेक्ट है, या सारे करेक्ट है, या सारे ही इनकरेक्ट है। ठीक है, जिसमें हमें होमोलोगस, एनालोगस और डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट के रेफरेंस में इसको पढ़ना है। ठीक है, तो मैं पहले होमोलोगस ऑर्गन्स की बात कर लूं। तो होमोलोगस ऑर्गन्स को बात करें हम, तो यहां पे ऑरिजिन कैसा होना चाहिए? ओरिजिन यहां पे कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। होमोलोगस ऑर्गन्स में कैसा होना चाहिए? ओरिजिन सेम होना चाहिए। फंडामेंटल स्ट्रक्चर वो भी यहां पे क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन यहां पे सेम भी हो सकते हैं या फिर कैसे हो सकते हैं? डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ज्यादातर केसेस में फंक्शन कैसे होते हैं? डिफरेंट, लेकिन ऑलवेज डिफरेंट मिले ये जरूरी नहीं है। और होमोलोगस ऑर्गन्स जो होते हैं वो कॉमन एंसेस्ट्री शो करते हैं। क्या करते हैं? कॉमन एंसेस्ट्री शो करेंगे। इसका मतलब होमोलोगस ऑर्गन्स में आपको कौन सा इवोल्यूशन मिलेगा? आपको मिलेगा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, तो अब इसका जस्ट रिवर्स कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको? एनालोगस ऑर्गन। अगर यहां एनालोगस ऑर्गन होगा तो यहां पे क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, एनालोगस ऑर्गन्स में फंक्शन हमेशा ही कैसे होंगे? सेम होंगे। डिफरेंट फंक्शंस आपको कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलो ऑप्शंस में जैसा दिया है पहले बात करें। फर्स्ट ऑप्शन में मिला है अपने जो पहला मैच है उसमें देखो, वर्टिब्रेट ब्रेन। वर्टिब्रेट, अब जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो वर्टिब्रेट ब्रेन और जो हार्ट है वो किसके एग्जांपल है? ये होमोलोगस ऑर्गन्स के एग्जांपल है। लेकिन आप देखोगे सेकंड कॉलम में इनको बता अच्छा फर्स्ट में देखे तो एनालोगस ऑर्गन, इस हिसाब से जो फर्स्ट मैच है वो तो गलत हो गया। सेकंड की बात करें तो वर्टिब्रेट हार्ट को बता रखा होमोलोगस ऑर्गन, सही बात है। और होमोलोगस ऑर्गन्स कौन सा इवोल्यूशन शो करते हैं? डाइवर्जेंट। इसका मतलब सेकंड मैच कैसा है? करेक्ट है। थर्ड मैच की बात करें तो फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन एंड पेंगुइन। आप देखोगे डॉल्फिन और पेंगुइन के फ्लिपर जो है वो एनालोगस ऑर्गन्स के एग्जांपल है। लेकिन आप देखोगे सेकंड कॉलम में इनको क्या बता रखा? होमोलोगस। मतलब फर्स्ट और जो थर्ड मैच है वो कैसे हो गए? गलत मैच है। फर्स्ट और थर्ड मैच कैसे हैं? गलत है। तो अकेला कौन सा मैच बिल्कुल सही है? सेकंड जो मैच है वो बिल्कुल सही है। तो आंसर हमारा कौन सा जाना चाहिए बेटा? यहाँ पे थर्ड जा रहा है। क्लियर है? देखो बेटा, अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें बताना है गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स। क्या? गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स। बेटा ये गोल्डन एज वगैरह पढ़ने के लिए हमें हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? हमें पढ़ना पड़ेगा जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल में है क्या कि जितना भी धरती पर टाइम गुजर गया है, समय गुजर गया है, उसको डिवाइड किया गया इराज में। किसमें? ईरा में। और ईरा को पीरियड में, और पीरियड को किसमें डिवाइड किया गया है? इपोक में। क्लियर है? अब हम यहां पर पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल नहीं पढ़ रहे हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ रहे हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल के। और उसमें हम मेनली पढ़ रहे हैं गोल्डन एज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? गोल्डन एज पढ़ रहे हैं। तो देखिए सीनोजोइक। सीनोजोइक क्या है बेटा? सीनोजोइक और मीसोजोइक क्या है? ईरा है। सीनोजोइक और मीसोजोइक दोनों क्या है? ईरा है। और सीनोजोइक ईरा जो है वो एज ऑफ बर्ड्स, मैमल्स एंड एंजियोस्पर्म। तो आपसे पूछा जाए बर्ड्स, मैमल और एंजियोस्पर्म की गोल्डन एज, तो आप क्या बताओगे? सीनोजोइक ईरा। वहीं पे आपसे पूछा जाए गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स, तो आप क्या बोलेगे? मीसोजोइक ईरा। अब बेटा मैंने बताया ईरा को किस में डिवाइड किया? पीरियड्स में। तो कुछ पीरियड्स भी हम पढ़ने वाले हैं। देखिए ये हम पीरियड्स पढ़ने वाले हैं। जुरासिक पीरियड जो है, आपने जुरासिक पार्क मूवी देखी होगी तो वहां उसमें डायनासोर देखे होंगे, तो ध्यान रखना जुरासिक पीरियड है, ये किसकी एज है? डायनासोर की। वैसे ही कार्बोनिफेरस भी क्या है? पीरियड है, ये गोल्डन एज है एम्फीबियंस की। और डिवोनियन पीरियड जो है वो किसकी एज है? फिशेज की। तो ये गोल्डन एज आपको याद रखनी है। वैसे ही हम पूछे कि ह्यूमन जो है उसकी एज बताइए तो उसमें आता है होलोसीन। क्या आएगा? होलोसीन। लेकिन बेटा ना तो ये ईरा है ना ये पीरियड है। होलोसीन क्या है? इपोक है। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं इनकी हेल्प से आप गोल्डन एज बता सकते हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में हमें कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जो है उसका एक एक करेक्ट एग्जाम्पल ढूंढना है और सही ऑप्शंस को चूज करना है। ठीक है, तो हम बात करें, एक तो हम बात करें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और एक हम बात करें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है,
तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में हम देखें तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में हमें कुछ इस तरीके से मिलता है, मतलब इनकी एंसेस्ट्री कैसी है, कॉमन है, लेकिन कन्वर्जेंट में हमें ये मिलता है। मतलब क्या हुआ कि यहां पर अलग अलग हैबिटेट से ऑर्गेनिज्म सेम हैबिटेट में आ रहे हैं और यहां पे सेम हैबिटेट से अलग अलग हैबिटेट में जा रहे हैं, तो यहां पे होगा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, यहां पे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। यहां कॉमन एंसेस्ट्री मिलेगी लेकिन यहां पे कॉमन एंसेस्ट्री नहीं मिलेगी। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में हम एग्जांपल ले सकते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स को। होमोलोगस ऑर्गन्स किसका एग्जांपल है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का, ठीक है। अच्छा, यहां पे कौन सा हो जाएगा, एनालोगस ऑर्गन्स, ठीक। अच्छा, अब देखो ऑप्शंस में हमें मिले, पहला ऑप्शन देखिए, आई ऑफ ऑक्टोपस। वैसे होमोलोगस एनालोगस तो आपको याद होगा। यहां पे क्या होता है, ऑरिजिन एंड फंडामेंटल स्ट्रक्चर, ये कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। फंक्शन यहां पे डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या मिलेंगे आपको, डिफरेंट मिलेंगे। इसका उल्टा इधर कर दीजिए तो आप देखेंगे आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, तो किसका एग्जांपल है, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, तो आप देखेंगे वो है एनालोगस। तो यहां पे कौन सा इवोल्यूशन होना चाहिए, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। वहीं पे मैं बात करूं बोन ऑफ फोरलिम्स ऑफ वर्टिब्रेट, तो वहां पे क्या आएगा, होमोलोगस ऑर्गन, तो क्या जाएगा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। कुल मिला के कौन सा ऑप्शन सही नजर आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन नजर सही आ रहा है, लेकिन आगे भी देख लीजिए, थ्रोन्स ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, होमोलोगस ऑर्गन्स का है, तो होमोलोगस ऑर्गन्स में आप देखेंगे कौन सा इवोल्यूशन मिलता है, डाइवर्जेंट। लेकिन सेकंड ऑप्शन में क्या बता रखा है उसको, कन्वर्जेंट, मतलब गलत हो गया। थर्ड आप देखेंगे बॉर्न, इनकी बात कर ही चुके हैं, टेंड्रिल और विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स की बात करें तो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई और बर्ड देखोगे तो दोनों का ऑरिजिन डिफरेंट है, एक ऑर्थ्रोपोड और एक कॉर्डेट है, लेकिन आप देखोगे दोनों में विंग्स मिल रहे हैं, दोनों का फंक्शन कैसा है, सेम। तो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड जो है वो किसका एग्जांपल है, एनालोगस, और एनालोगस में क्या मिलता है, डाइवर्जेंट की कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट मिलता है। तो अब आप ऑप्शंस देखिए और टिक कीजिए आंसर, तो आंसर आपका कौन सा आना चाहिए, फर्स्ट आना चाहिए। क्लियर बेटा, ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें पूछा जा रहा है कि जो फिश लाइक डायनासोर है वो कब ओरिजिनेट हुए थे, उनका उद्भव कब हुआ था। तो ध्यान रखिए बेटा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि लाइफ का ओरिजिन कहां हुआ, वाटर में। लाइफ का ओरिजिन कहां होता है, पानी के अंदर हुआ था। और उसके बाद फिश लाइक जो ऑर्गेनिज्म थे उन्होंने मूव करना स्टार्ट किया था किस पर, अर्थ सरफेस की तरफ, ठीक है, धरातल पे आना शुरू किया था, ठीक है। उनसे क्या बने थे, एम्फीबियंस बने। फिर एम्फीबियंस जो है टोटली एडेप्ट नहीं थे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के लिए, तो उनसे एम्फीबियंस से बने रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स से आगे चल के मैमल्स भी बने और उन्हीं से बर्ड्स भी बने, ठीक है। तो कॉमन एंसेस्टर है मैमल्स और रेप्टाइल, मैमल्स और बर्ड्स के कौन, रेप्टाइल्स, ठीक है। अच्छा, अब देखो, लेकिन आप देखेंगे कि रेप्टाइल जो है उनका ओरिजिन हुआ किससे, एम्फीबियन से, लेकिन कुछ रेप्टाइल ऐसे थे जो वापस कहां मूव कर गए थे, पानी में। तो ये जो घटना है ये हुई थी लगभग 200 मिलियन ईयर्स एगो। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं इक्थियोसोरस। इक्थियोसोरस एक ऐसा डायनासोर था जो कि क्या था, जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है उससे वापस कहां मूव कर गए थे, ये वाटर में मूव कर गए थे, तो इनको फिश लाइक डायनासोर भी कहते हैं। आंसर के लिए क्या जा सकता है, इक्थियोसोरस। तो ये कब हुआ था, 200 मिलियन ईयर्स एगो। क्लियर। देखिए बेटा, ये जो सवाल हमें दिख रहा है ये डेटा बेस्ड है, ये डेटा पे बेस्ड है, हमें सीधा याद रखना है, ठीक है। हमें मैच द फॉलोइंग मिला है, हमें ऑप्शंस को मैच करना है, आंसर आप ढूंढेंगे, ठीक है। तो पहले देखिए, फर्स्ट इन्वर्टिब्रेट फॉर्म कि धरती पर जो पहला इन्वर्टिब्रेट इवॉल्व हुआ था वो कब हुआ था, तो आपको सीधा याद रखना है ये 500 मिलियन ईयर एगो हुआ था, ठीक है, सीधा याद करना है। एक अपन बात करें जॉलेस फिशेज, जॉलेस फिशेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जॉलेस फिशेज मतलब साइक्लोस्टोमेट्स की बात चल रही है, यहाँ पे किसकी बात चल रही है, साइक्लोस्टोमेट्स की बात चल रही है। क्लियर। तो उनका ओरिजिन कब हुआ था, उनका ओरिजिन हुआ अराउंड 350 मिलियन ईयर एगो। क्लियर। उसके बाद फिश लाइक रेप्टाइल्स, फिश लाइक रेप्टाइल अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया था। फिश लाइक रेप्टाइल मतलब क्या है, यहाँ पे
इक्थियोसोरस की बात चल रही है, उनका इवोल्यूशन हुआ था अराउंड 200 मिलियन ईयर्स एगो। कब? 200 मिलियन ईयर्स एगो इक्थियोसोरस फिश लाइक रेप्टाइल बोल सकते हैं, और अगर नाम पूछा जाए तो इक्थियोसोरस। क्लियर? डायनासोर एक्सटिंक्टेड, डायनासोर दुनिया से कब विलुप्त हो गए थे, कब दुनिया से चले गए थे? देखिए बेटा, डायनासोर के बारे में 2-4 बातें मेरा बताने का मन कर रहा है, इंपॉर्टेंट भी है। तो डायनासोर जो है रेप्टाइल्स ही थे, थीकोडोंट रेप्टाइल्स। ठीक है, थीकोडोंट तो समझ रहे होंगे, जिनके टीथ जो है, जो बोन जो है उसके सॉकेट में प्रेजेंट हो, थीकोडोंट। ठीक है, अच्छा अब देखिए, जो डायनासोर थे वो अलग अलग आकार के थे, बड़े बड़े भी थे, छोटे भी थे। उनमें से टीरेक्स बहुत खतरनाक है। ठीक, टीरेक्स को दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर भी कहा जाता है, जो अराउंड 20 फीट लार्ज। ठीक, उसमें जो दांत थे, डैगर लाइक टीथ, डरावने थे। और अराउंड 65 मिलियन ईयर अगो सारे के सारे डायनासोर दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए। रीजन क्या था? अननोन। कुछ साइंटिस्ट ये कहते कि कुछ ऐसी डिजीज फैल गई, कुछ ने कहा कि एनवायरमेंट में चेंजेज आ गए जिनको टॉलरेट नहीं कर पाए, कुछ ने ये कहा कि बर्ड्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, लेकिन इसके और कुछ ने बोला कि मेटेरियोट स्ट्राइक हो गई, कि जो स्पेस है वहां से कोई ऐसा कोई पिंड कह सकते हैं आके गिरा, जिससे धरती तबाह हो गई। ठीक है, लेकिन एक परफेक्ट रीजन से हम आज भी वंचित है, हमें आज भी करेक्टली ये पता नहीं है कि रियल आंसर इसका क्या है। ठीक है, तो डायनासोर कब एक्सटिंक्ट हो गए थे? 65 मिलियन ईयर्स एगो। बेटा ये जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं आपसे, ये डेटा बेस्ड, आपको सीधा याद करना है। तो अब आप ऑप्शन खुद ही ढूंढ लीजिए कि ऑप्शन कौन सा है। तो आप देखिए, फर्स्ट इन्वर्टिब्रेट हुआ था 500 मिलियन ईयर अगो, जॉलियस फिशेस 350 मिलियन ईयर अगो, फिश लाइक रेप्टाइल्स का इवोल्यूशन हुआ था 200 मिलियन ईयर्स अगो, और डायनासोर एक्सटिंक्ट कब हो गए थे? 65 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, देखिए बेटा, अगला जो क्वेश्चन है वो डार्विन की थ्योरीज के रिगार्डिंग है। डार्विन को आप जानते होंगे, बढ़िया, वही गैलापागोस आइलैंड, डार्विन फिंचेस, HMS बीगल जहाज, आपको याद आ रहा होगा। अब जब डार्विन ने अपनी थ्योरी दी, उसमें 2 की कंसेप्ट काम में लिए थे। एक तो था ब्रांचिंग डिसेंट, एक तो कौन सा था? ब्रांचिंग डिसेंट, और दूसरा था नेचुरल सिलेक्शन। ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब है कॉमन एंसेस्ट्री। ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब क्या है? कॉमन एंसेस्ट्री। ठीक है, कि एक ऑर्गेनिज्म है, कोई एंसेस्टर है, वहां से इवॉल्व होके अदर ऑर्गेनिज्म, अदर स्पीसीज ओरिजिनेट हो रही है, तो ये हम क्या बोलेंगे? ब्रांचिंग डिसेंट। और नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है कि नेचर में बहुत सारे इंडिविजुअल है, लेकिन एग्जिस्ट कौन सा करेगा? जिसके पास एडेप्टिव वेरिएशंस होगी। एडेप्टिव इन द सेंस बेनिफिशियल वेरिएशंस, जिस ऑर्गेनिज्म के पास ज्यादा होगी उसका नेचुरल सिलेक्शन होगा, उसको रिप्रोडक्शन के चांसेस क्या मिलेंगे? ज्यादा मिलेंगे, और वो अपने जीन को आगे कंटिन्यू कर पाएगा। म्यूटेशन को डार्विन ने डिस्कस ही नहीं किया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये म्यूटेशन की बात किन्होंने की थी? ह्यूगो डेवरीज ने। ठीक है, अच्छा, एक है जेनेटिक वेरिएशंस। जेनेटिक वेरिएशंस की बात जो है डार्विन नहीं कर पाए थे। क्यों? क्योंकि डार्विन को जेनेटिक्स का नॉलेज ही नहीं था। ठीक है, उनको ये पता ही नहीं था कि वेरिएशंस कैसे आती है, कौन सी वेरिएशन आगे जाएगी, कौन सी वेरिएशन नहीं जाएगी। तो जेनेटिक वेरिएशन और सोमेटिक वेरिएशन का उनको पता नहीं था। तो की कंसेप्ट डार्विन थ्योरी के कौन कौन से हो गए? नेचुरल सिलेक्शन एंड ब्रांचिंग डिसेंट। तो अपना आंसर कौन सा जाएगा यहां से? सेकंड आंसर करेक्ट जा रहा है। ठीक है, देखो बेटा, हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो भी स्टेटमेंट बेस्ड है। यहां पे हमें ABCD करके 4 स्टेटमेंट दिए हैं इवोल्यूशन के रेस्पेक्ट में, और हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, और करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने के बाद हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। क्लियर है? हम ए स्टेटमेंट की बात करें, कौन सा स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं? ए स्टेटमेंट की बात करें तो ए स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि डार्विन जो है उन्होंने गैलापागोस आइलैंड पे काम किया था। सही बात है, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने डिस्कस किया था क्या, कि डार्विन ने जो अपना काम किया था वो कहां पे किया था? गैलापागोस आइलैंड पे। ठीक है, और किस पे काम किया था? डार्विन फिंचेस पे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या गया? करेक्ट। डार्विन ने अपना जो काम है वो कहां पे किया? गैलापागोस आइलैंड पे। दूसरा स्टेटमेंट बी, डार्विन ने जो फिंचेस ली थी वो ओरिजिनली क्या थी? ओरिजिनल में जो डार्विन की फिंचेज है वो सीड ईटर थी, और स्टेटमेंट में भी यही कर रहा है कि ओरिजिनली डार्विन फिंचेज आर सीड ईटर। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट बी जो है वो भी क्या गया? करेक्ट गया। सी स्टेटमेंट की बात करें, डार्विन फिंचेज आर बेस्ट एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। देखिए, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को इस तरीके से समझे हम, मतलब पता क्या चल रहा है कि अलग अलग हैबिटेट से ऑर्गेनिज्म सेम हैबिटेट में आ रहे हैं, जिनका
जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है, जिनका ओरिजिन कैसा है, डिफरेंट, तब तो क्या हो, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, तब तो क्या होता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। लेकिन हमने देखा यहां पे तो कुछ अलग ही है कि डार्विन फिंच पहले क्या थी, सीड ईटर, लेकिन अलग अलग नीड के बेसिस पे वो क्या हो गई, अलग अलग तरीके से उनमें बीक में मॉडिफिकेशन मिला। मतलब डार्विन फिंचेज में हमें क्या मिल रहा है, डाइवर्जेंट मिल रहा है कि कन्वर्जेंट मिल रहा है, तो हमें मिला डाइवर्जेंट। जबकि सी स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि डार्विन फिंचेज किसका एग्जाम्पल बताया जा रहा है, कन्वर्जेंट का। तो सी स्टेटमेंट जो है वो कैसा है, गलत है। फिर डी स्टेटमेंट में आप देखेंगे वॉम्बट इज ए प्रोटोथीरियन। बेटा प्रोटोथीरियन मैमल वो होता है, एग लेइंग मैमल्स को हम क्या बोलते हैं, या एग लेइंग बोल सकते हैं, या रेप्टाइल लाइक मैमल्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोथीरियंस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आप वॉम्बट की बात करोगे, जब एनसीईआरटी में आप मार्सुपियस में एडेप्टिव रेडिएशन पढ़ोगे तो वहां पे भालू जैसा बियर लाइक एक ऑर्गेनिज्म दे रखा है, उसको हम बोलते हैं वॉम्बट, और वो ऑस्ट्रेलियन मैमल है, मतलब वो मार्सुपियल मैमल है, वो प्रोटोथीरियन नहीं है, वो एग लेइंग मैमल नहीं है, वो कैसा है, मार्सुपियल मैमल। इसका मतलब डी जो स्टेटमेंट है वो भी क्या हो गया, गलत। तो हमें यहां पे ए और बी स्टेटमेंट कैसा मिला, करेक्ट मिला। अब आप ऑप्शंस में चूज कीजिए और देखिए कि कौन सा ऑप्शन हमारे जो रिजल्ट है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको आंसर मिलेगा फर्स्ट। क्लियर।